कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक नोवेशन बताएं और नोवेशन और अल्ट्रेशन का फ़र्क बताएं। रटे वाला सवाल। वो सिचुएशंस बताएं जहां म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। वो 5 बातें आपको पता है। इमरान ने यूसुफ से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ब्रिक्स लेके जाओ सेकंड फ्लोर पे यूसुफ के अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में। एक मिनट, इसको मैं लेज़र ले आता हूँ। लेकिन स्टेयर्स जो है वो ब्लॉक थी और यूसुफ ने वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डाल दिया था। उसने कहा भाई तुम ईंटें लेके आओ। वो ईंटें लेके आ रहा था और अगले बंदे ने उसको रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी। अब वो ईंटें बेचारा ऊपर भी नहीं ले जा पा रहा। वो अवेलेबल था, वो ईंटें लेके जाना चाहता था और सामने वाले बंदे ने उसको सही से फैसिलिटेट नहीं किया। तो क्या राइट है उसके? वो ईंटें वहीं रख के चला जाएगा और अदालत में जाके केस कर देगा जी मैंने अपने हिस्से की परफॉर्मेंस दे दी है, मुझे मेरे पैसे दिलवा दिए जाएँ। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, वो अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन दूसरा वाला बंदा उसको अटेम्प्ट नहीं करने दे रहा। लालची ट्रेडर्स, वाह, जिनका नाम ही लालची ट्रेडर है तो गड़बड़ तो यही कर रहे होंगे। इन्होंने कॉटन यार्न फर्जी टेक्सटाइल्स को सप्लाई करनी थी एक फिक्स प्राइस पे 1 साल के लिए। 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। उसने फर्जी टेक्सटाइल को लालची ट्रेडर्स ने सप्लाई करना है। 3 months आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ यार्न इंक्रीजेज शार्पली। 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस बहुत बढ़ गई, मेकिंग इट कमर्शियली अनवाइबल फॉर लालची ट्रेडर। लालची ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं रहा, बहुत महंगा हो गया ये काम। Therefore they terminated contract on ground of difficulty या impossibility of performance। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए हो गया impossible। Whether the contract would be discharged under the above circumstances, क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगा? 5 नंबर का सवाल है। अब बंदा कहता है 5 नंबर में क्या लिखें? तो सबसे पहले बताएं कि कानून ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो ख़त्म हो जाता है। फिर कानून ये कहता है कि अगर डिफ़िकल्टी कमर्शियल अनवाइबिलिटी हो तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद इम्पॉसिबल नहीं होगा, कानून बताया। फिर नीचे सिनेरियो में से कहें कि लालची ने ऐसा किया था वैसा किया था, और अब नीचे कहें कि चूंकि ये इम्पॉसिबल नहीं हुआ, डिफ़िकल्ट हुआ है, देयरफॉर जो है वो उसको को राइट नहीं मिलने वाला। What would be your decision if लालची trader were imported yarn and government has imposed a ban on its import? आपका डिसीजन चेंज हो जाता, अब ये इम्पॉसिबल हो गया। अब कोई लॉ बीच में आ गया, सुपरवेनिंग इलीगैलिटी हो गई कि कानून ने ही मना कर दिया। तो याद है हम कहते थे कि अगर वो अनलेस के गवर्नमेंट ही एक्सक्यूज़ कर दे, भी गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज़ कर दिया आपको कि भाई अब कोई ज़रूरत नहीं, जो उस पर तो बैन है, वक्त कम और मुकाबला सख्त। What is meant by discharge of contract? किसे कहते हैं discharge of contract? Describe different modes of discharging contract by mutual agreement। 8 नंबर का सवाल। किताब के 2 जुमलों से बात नहीं बनती। उस ज़माने में किताब में काफ़ी डिटेल से लिखा होता था इसके बारे में, तो इसलिए इसके नंबर देख के परेशान नहीं होना। आज के ज़माने में ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का आना चाहिए, और 5 भी थोड़े ज़्यादा ही हैं आज के डेट में, क्योंकि आई के अपने 2 लाइनें लिख के साइड पर कर दिया। वो तो मैंने एहतियातन आपको 5 अलग अलग बुलेट्स बता दिए। List any 5 circumstances in which party to contract are not absolved from the performance of their contractual obligation on ground of supervening possibility। वो 5 कौन सी सिचुएशन है जहाँ सुपरवेनिंग पॉसिबिलिटी का आप फ़ायदा नहीं ले सकते? आप देखें तो वो 5 ही बातें थी जो डिफ़िकल्टी में आ रही थी। Respond to following independent scenario under provision of Contract Act। Imran Trader entered into 1-year contract with Minhas Oil Limited for supply of gravels for their extraction project in Badin at a fixed price of 30,000 per dumper। ना मुझे डंपर समझ आया, ना मुझे ग्रेवल समझ आया, लेकिन मुझे जुमला समझ आ गया। पेपर में किसी भी नए वोकैब को देख के अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं एक हल्का इंसान हूँ, मेरी वोकेबलरी कमज़ोर है, काश मैंने आज ज़्यादा पढ़ा होता तो मुझे ये सवाल समझ आ जाता। सवाल को बाय द वे पढ़ लिया करें। इमरान ट्रेडर ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिनहास ऑयल लिमिटेड से किया है कि वो कोई चीज़ सप्लाई करेंगे उनके एक प्रोजेक्ट में बदीन पे, जो कि 30,000 पर समथिंग पर यूनिट होगा। जुमला समझ आ गया कि उन्होंने कोई चीज़ सप्लाई करनी है और उसका रेट 30,000 रुपये पर वो चीज़ है। 6 months आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट डीजल प्राइसेस इंक्रीज शार्पली। लो जी, 6 महीने बाद डीजल की प्राइसेस बढ़ गई, मेकिंग इट नॉन प्रॉफिटेबल फॉर इमरान ट्रेडर टू कंटिन्यू द सप्लाई, देयरफॉर दे टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अल्फाज की किल्लत है एग्जामिनर के पास, पता नहीं मेरे जुमले की गहराई तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। जो नहीं पहुँचे वो क्या होता है, वो पोगो देखें, वो जो, ठीक है, वो बच्चों का चैनल है, ठीक है। तो मतलब मैं इससे ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता आई कैप में खड़े होके, बहुत ज़्यादा शदीद किल्लत है। तो ये जो पास पेपर्स है ना, ये काफ़ी हेल्प करते हैं सबको, आपको भी उनको भी। तो इससे तैयारी करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ चीज़ों के लिए पहले से तैयार बैठे हुए होते हैं, देखे अल्फाज आ जाते हैं कई दफ़ा। आगे चलते हैं। वही सवाल है तकरीबन, सिर्फ किरदार चेंज हुए हैं, चीज़ें चेंज हुई हैं, वही जवाब है आपका, लेकिन आपके जवाब में भी किरदार वगैरह चेंज होंगे।
महबूब एक प्रोमिजर है और सौलत एक प्रोमिजी है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब महबूब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देता है सौलत उसे मना कर देता है। बताएं अब क्या होगा। तो आपको पता है कि अब आप जो है वो, अब महबूब और सौलत उन्होंने सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए बीच में फिट किए हैं। पूछना ये चाह रहे थे कि अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर क्या होगा। टाइप 2 सवाल याद है, सिर्फ एम बस सिर्फ जिसमें वैरायटी के लिए। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे महबूब या सौलत का ये राइट है और नीचे वो राइट्स लिख देंगे जो कि आपने रट्टा मारा हुआ है। मुजाहिद ने एग्री किया है कि वो 3 लाख रुपए अदनान से लेगा अगेंस्ट अ डेट ऑफ 4 लाख। अगर अदनान 1 हफ्ते में पे कर देगा। अदनान ने रिक्वायर्ड अमाउंट 1 हफ्ते में नहीं दी, उसने कहा हफ्ते में मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें रिमिशन दे देता हूँ, 4 लाख नहीं तुम 3 लाख दे दो चल जाएगा। लेकिन उसने 1 हफ्ते में नहीं जमा कराए, तो फिर क्या होगा। अब 4 लाख देने होंगे, क्या राइट्स हैं। अब 4 लाख ही होगा। अब 3 लाख का वो जो डिस्काउंट मिल रहा था वो तो कंडीशनल डिस्काउंट था ना, हफ्ते के अंदर अगर दे दो। इफ अदनान टेंडर द सेड अमाउंट ऑन 15 डे एंड मुजाहिद एक्सेप्ट इट, व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मुजाहिद अंडर। और अगर वो 15वें दिन वो चीज़ दे देता है और दूसरा बंदा मान भी लेता है तो फिर क्या होगा। अगर उसने मान लिया तो समझे म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, रेमिशन मिल गई आपको। Following statement on August 4, 2011 और सम पेबल बाय उबैद ऑन अकाउंट ऑफ क्लोथ्स सप्लाइड बाय बिलाल। टाइम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा है कि सवाल कर लें, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट है, 2 बंदों के दरमियान आपस में मामला हुआ है। 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन थी 37,000 की, वो टाइम बार्ड हो गई है। 2 मार्च की ट्रांजैक्शन थी 2009 की 20,000 की, 30 अगस्त की थी 50,000 की, 28 अप्रैल की थी 3,000 की, टोटल बनता है 1,70,000। उबैद ने 70,000 का चेक भेजा। अब सवाल ये है कि हाउ शुड द अबव पेमेंट ऑफ 70,000 बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। नीचे के सिनेरियो में जो दिया हुआ है उसके मुताबिक बताएं 70,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा। फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द बैक ऑफ चेक, 20,000 जमा 50,000 इज इक्वल टू 70,000। चेक देने वाले ने कहा कि 70 का मतलब होता है 20 जमा 50। सामने एक 20 नज़र आ रहा है, एक 50 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट करने वाले ने इंस्ट्रक्शन दे दी तो फिर वो फॉलो होगा। नो इंस्ट्रक्शंस अबाउट, अब दूसरा पार्ट, नो इंस्ट्रक्शन अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वर गिवन बाय उबैद। उबैद की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी तो फिर बिलाल की मर्जी थी, लेकिन बिलाल डिड नॉट मेक एनी अप्रोप्रिएशन आइदर, बिलाल ने भी कुछ नहीं सोचा। तो जब उबैद और बिलाल दोनों ने कुछ नहीं सोचा, ऑर्डर ऑफ टाइम 70,000 है, ऑर्डर ऑफ टाइम सबसे पहले शुरू करेंगे। ओहो ये तो टाइम बार्ड है, कोई मसला नहीं, टिक लगा दिया, 37,000 पूरा हो गया, 20,000 पूरा हो गया, 57 हो गया। इस 50 में से जितना बच गया वो मिल जाएगा। दिल नहीं कर रहा कि ऐसा सवाल पेपर में हमें आ जाए, ऐसे ही सवाल आते हैं, बस थोड़ा सा बंदा उस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं होता। हम सारे जितने डिस्कस करें ये आईकेप के सवाल हैं और ये पिछले 12-13 साल में आए हुए सवाल हैं, तो अभी भी उसने अचानक से बहुत यूनिक सवाल नहीं दे देना, इसी तरह के ही सवाल होते हैं। सिर्फ तैयारी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीज़ें समझ आ जाती हैं। और आखिरी चीज़ राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। पास पेपर के कम से कम 2 या 3 सवाल लिख के आपको हर चैप्टर के करने चाहिए ताकि आपका हाथ चलना शुरू हो। और मॉक आपको देना चाहिए जब रिवीजन क्लासेस ख़त्म होंगी 3-4 दिन बाद, जो ट्यूसडे आएगा वो एन आईकेप के एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पुराना पहले वाला ट्यूसडे होगा। उसमें हम अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर में मॉक भी डाल देंगे और 2-1 दिन बाद उसका सोल्यूशन भी डाल देंगे इंशाल्लाह। व्हाट आर एसेंशियल रिक्विजिट ऑफ वैलिड ऑफर परफॉर्मेंस। वैलिड ऑफर परफॉर्मेंस में क्या क्या कुछ होता है तो वो आपको पता है कि वो जो 6-7 शर्तें हैं उसमें नीचे लिखा हुआ है कि टेंडर ऑफ गुड्स और मनी के बारे में जो रूल्स हैं वो बताएं। पुराने ज़माने में टेंडर ऑफ गुड्स के अलग रूल बताते थे, टेंडर ऑफ मनी के अलग रूल बताते थे। अब के ज़माने में ये रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, अब एक ही रूल्स हैं दोनों तरह के लिए। इन अकॉर्डेंस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मासूम एंड मुबारक, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय मासूम एंड मुबारक, मासूम हैज़ offered to deliver 300 Rolex watches to Mubarak on 1st March 2015 under provision of contract act advised Masoom about the condition which must be satisfied for constituting a valid offer of performance। उन्होंने कहा ऊपर सवाल ध्यान से पढ़ने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मासूम और मुबारक का हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, तो उसकी शर्तें पूछी हैं। मासूम और मुबारक सिर्फ मशहूरी के लिए आए थे, ये वापस जा रहे हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ सम्स पेबल बाय निसार टू मेराज ऑन 4 मार्च, ये इनवॉइस है 2 लाख की, इमरान भाई ने गारंटी दी हुई है। जो मर्जी हो, हमने तो गारंटी का चैप्टर ही नहीं पढ़ा, पुराने ज़माने में गारंटी का भी एक टॉपिक होता था सिलेबस में। 8 जून को 1.5 लाख है, 3.5 लाख बन गया। निसार ने 1 लाख का चेक दे दिया 5 मार्च को और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हुई थी, तो मेराज ने उससे 1 लाख में से जो 1.5 लाख वाली पेमेंट है
उसकी एडजस्टमेंट कर ली, 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया। गारंटर इमरान ने कहा भाई ये आपने क्या किया, भाई मैंने 2 लाख की गारंटी दी हुई है, तो असूलन आप 1 लाख उसमें से माइनस करते, मेरा बोझ कम होता। तो उसने कहा नहीं, लॉ ने मुझे इजाज़त दी हुई है कि मेरी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी करूं। तो ऐसे में बताएं कि क्या उसने गलत किया या सही किया। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो क्रेडिटर के पास ऑप्शन थी, वो जैसे मर्ज़ी करे। इफेक्टिव 1 जुलाई 2019 APL started purchasing fuel from Sogar Limited. Up to 31 May 2021, APL did not make any payment to SL, due to which late payment surcharge was invoiced. APL refused to acknowledge the surcharge and asked for its cancellation, but SL never responded. एक बंदे ने दूसरे से फ्यूल खरीदना है मुसलसल और उसकी पेमेंट होनी है, पेमेंट्स नहीं हुई तो लेट पेमेंट सरचार्ज उसने खुद ही से लगा दिया। इसने ऐसी कोई बात नहीं तय की थी, इनका झगड़ा हो गया। इन्होंने कहा जी मैंने आपको ये एक्स्ट्रा जो आप मुझे पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं, सरचार्ज चार्ज कर रहे हैं, मैंने ये नहीं देना। जुलाई 2021 APL ने 2 बल्क पेमेंट्स की, जितना उसने फ्यूल परचेज किया था पिछले 2-3 साल में, लेकिन उसने बताया नहीं कि ये पेमेंट कहाँ एडजस्ट होनी चाहिए। तो बाद में APL को ये पता लगा कि वो वाले भाई साहब ने फर्स्ट अपना लेट पेमेंट सरचार्ज एडजस्ट कर लिया और बाद में कॉस्ट ऑफ फ्यूल एडजस्ट की है, जबकि इसने फिर शोर मचाया कि नहीं भाई आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ फ्यूल एडजस्ट करनी चाहिए थी, सरचार्ज एडजस्ट नहीं करना चाहिए था। बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगेन अगर तो हम ये किसी पिछली पेमेंट की बात करते, टाइम बार्ड की बात करते तो समझ आता है, ये तो एक डिस्प्यूटेड मामला है, सरचार्ज पे अभी तो चीज़ें एग्री नहीं हुई। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अगर पेमेंट करने वाला बता दे, पेमेंट करने वाले ने पैसे उतने ही दिए हैं जितने वो 3 साल के पेट्रोल के बनते थे, तो इम्प्लाइड नज़र आ रहा है कि वो ये चाहता है कि पेट्रोल की पेमेंट एडजस्ट हो। फॉर एग्जांपल वो नहीं सही से क्लियर कर सका तो भी डिस्प्यूटेड डेट को आप एलोकेट नहीं कर सकते, टाइम बार्ड को कर सकते हैं। ये जो सरचार्ज है ये इस वक्त डिस्प्यूटेड है। क्लियर। आखिरी चीज़, BT is engaged in business of import, purchase and supply of electronic item. During the year, BT entered into following contract for supply of various product. उसने 900 ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देनी थी OL को। मशीन वर टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम सिंगापुर, सिंगापुर से इम्पोर्ट होनी थी, लेकिन मशीन कुड नॉट बी इम्पोर्टेड ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट इन सिंगापुर। सिंगापुर में कुछ दंगे फसाद और इस तरह के मसलो मसाइल चल रहे थे। BT ने इन्फॉर्म कर दिया कि जी इम्पोर्ट फ्रॉम सिंगापुर इम्पॉसिबल है। अस्तगफिरुल्लाह, इम्पॉसिबल तो नहीं है, डिफ़िकल्ट है। मशीन ताइवान से तो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। बताएं क्या BT का एक्सक्यूज़ वैलिड है और क्या ताइवान की जो मशीन्स है वो हक रखता है वो उसको एक्सेप्ट करने का। इस सवाल में ICAP ने हो सकता है रोते हुए कहा हो कि बच्चों ने सवाल पूरा नहीं पढ़ा। एंड पे आप जज्बाती हो कि ये तो कह देंगे कि जी एक्सक्यूज़ जो है वो वैलिड नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी और डिफ़िकल्टी में फ़र्क होता है। ये कह के खामोश नहीं होना। उन्होंने आगे कहा है वेदर OL इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द मशीन इम्पोर्टेड फ्रॉम ताइवान। तो आप कहेंगे नहीं जी ताइवान वाली बात उसने कभी एग्री की ही नहीं, तो वो वाली मशीनों को वो एक्सेप्ट नहीं करें।